मैं ये कह रहा हूँ कि कत्ल करने वाला चाहे छुपके कर दे, ऐलानिया कर दे, कोई भी नहीं देखे कि कातिल बन के। आप कह रहे हैं उसी के तहत अगली खबर भी बता देती हूं सर, क्योंकि अब बांग्लादेश हिंसा पर ही एक कह दूं, कातिल बनकर जिंदा रहना इतना तो आसान नहीं। एक दिन खुद तेरे ही लहू में तेरा खंजर डूबा होगा और बांध तोड़ के मुल्क डुबाने की ये कोशिश करते हैं। इन बांग्लादेशियों को ये होश नहीं है कि उनका घर भी डूबेगा। कत्ल किसी का भी हो वो मानवता के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। जी, लेकिन अब बता दूं कि किस तरीके से बांग्लादेश हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लेटर लिखा गया है। और ये एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां 68 रिटायर्ड जज के साथ साथ IAS और IPS और साथ ही IRS ऑफिसर्स का ये लेटर है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रोकने की मांग इस लेटर में की गई है। प्रधानमंत्री मोदी से मामले में हस्तक्षेप करने की भी मांग की गई है। तो देखिए, जिस लेटर का जिक्र किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 6 मांगे 68 रिटायर्ड जजों और अफसरों का यह लेटर है। बांग्लादेश में हिंदुओं की तुरंत सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये इस लेटर में की गई है डिमांड। चिन्मय कृष्णदास और दूसरे धार्मिक नेताओं की रिहाई हो, इसे सुनिश्चित कराया जाए। हिंदू महिलाओं को न्याय मिले, ये डिमांड की गई। हालांकि रोजगार और संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा हो और साथ ही बांग्लादेश पर वैश्विक प्रतिबंध लगे और UN और दूसरे संगठनों का कूटनीतिक एक्शन भी हो, ये बड़ी बात इस मांग के जरिए सामने आ रही है। और देखिए, भारत में भी बांग्लादेश हिंसा को लेकर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मोदी सरकार को यूनुस सरकार से बातचीत करनी चाहिए और गिरिराज सिंह ने UN से इस मामले में दखल देने की मांग की। हम चिंतित हैं वहां की सिचुएशन देखकर और हम पूरी तरह से उसकी भर्त्सना करते हैं और हम इस सरकार से अपील करते हैं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आप इस पर बात करिए और इसका कोई समाधान खोजिए। केवल हिंदू समाज को प्रताड़ित करना, इस्कॉन के नेताओं धार्मिक गुरुओं को जेल में बंद कर देना, ये बता रहा है कि वहां भी पाकिस्तान की तरह कट्टरपंथी सरकार पे हावी हो गए हैं और ये संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करना चाहिए। अचल सर, अब लेटर तो लिखा गया है, मामले पर इंटरवीन करने के लिए भी कहा गया है, लेकिन हकीकत इस वक्त यही है कि आखिर किस तरीके से ये तमाम तस्वीरें पूरी दुनिया देख चुकी है कि कैसे मंदिरों को यहां टारगेट किया गया है। लेकिन अब तो मामला सीधे तौर पर इस्कॉन को बैन करने का आ गया। ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि बांग्लादेश सरकार ये कह रही है कि चिन्मय दास को धार्मिक लीडर के तौर पर नहीं बल्कि राजद्रोह के चलते गिरफ्तार किया गया। देखिए सुरभि, आपने पहले भी एक सवाल उठाया था अपने पैनलिस्ट से कि इस्कॉन को क्यों टारगेट किया जा रहा है। जी, मुझे लगता है कि इस्कॉन जो है वो एक इंटरनेशनल फेस है हिंदू फिलॉसफी का, सनातन धर्म का। तो आप अगर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी हैं, अगर वो इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं उसे बैन करवाने में या उसके अस्तित्व को बांग्लादेश में ख़त्म करने में, तो ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी जीत होगी बांग्लादेश को कंप्लीटली इस्लामिक रिपब्लिक बनाने की दिशा में। इससे हिंदुत्व, जो हिंदू हैं वहाँ, हालांकि 8% है लेकिन न्यूमेरिकली फिर भी करीब 1.5 करोड़ हैं, तो उन्हें और कमज़ोर करने की दिशा में ये काम होगा। जहाँ तक यूनुस सरकार से लोग अपील कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री सीधे सीधे बात करे, मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद यूनुस का कोई इसमें दखल पॉसिबल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इस हालत में है कि वो इस स्थिति को कंट्रोल कर सके। उनकी अपनी खुद की जो पकड़ है, ये वहाँ के जो 5 अगस्त के बाद जो ये दुनिया भर के फंडामेंटलिस्ट की कंट्रोल में आ गया बांग्लादेश, उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अचल जी, क्या बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथी जमात का बढ़ता प्रभाव इसकी एक बड़ी वजह है, जिसके चलते इस तरह की तस्वीरें और इस तरह की डिमांड सब वहां से सामने आ रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल साफ साफ जाहिर है कि जब से देखिए, अगर हिंदू प्रताड़न की अगर आप बात करें तो 1947 से लेकर पहले पाकिस्तान में और फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश में सिस्टमेटिकली हिंदू जो है 2nd 3rd ग्रेड सिटीजन्स के तौर पर रहे हैं। लेकिन 5 अगस्त के बाद जिस तरह ब्लटेंटली एक कोशिश की जा रही है कि उन्हें टोटली एनिहिलेट कर दिया जाए, पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, फिजिकली टारगेट करके, उन्हें दूसरी तरीके से डिस्क्रिमिनेट करके, उन्हें एम्प्लॉयमेंट से बाहर करके, उन्हें यूनिवर्सिटी से खदेड़ के, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बाहर निकाल के, पुलिस फोर्सेस से बाहर निकाल के,
यदि या तो उन्हें खत्म कर दिया जाए या उन्हें पूरी तरह से सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया जाए, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वहां फंडामेंटलिस्ट का पूरा जो अधिकार है। बिल्कुल यही सांप्रदायिक और कट्टरपंथी सोच हावी होती हुई इस वक्त नजर आ रही है, और ऐसा लगता है, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान के रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ बांग्लादेश नजर आ रहा है। इस्कॉन टेंपल के खिलाफ जमात ने देखिए धमकी क्या दी है। सोनाली मार्केट में इस्कॉन टेंपल बंद करने की धमकी दी गई है। 24 घंटे में बंद हो इस्कॉन टेंपल। पहले मंदिर का बोर्ड भी हटाया गया था और अब उसके बाद यह धमकी दी गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, पहले इस्कॉन टेंपल का बोर्ड यहां से हटाया गया और उसके बाद अब धमकी इस बात को लेकर दी जा रही है कि इस्कॉन टेंपल को 24 घंटे के अंदर अंदर बंद कर दिया जाए। हालांकि राधा रमन जी से एक सवाल समीर मैं यहां पर करना चाहती हूं। ये तो हकीकत, अब ये कोई र्यूमर्स तो है नहीं, जो बात अभी थोड़ी देर पहले वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे थे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम र्यूमर्स है। ये तो हकीकत है ना कि वहां सीधे तौर पर टारगेट करते हुए अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं और मंदिरों पर हमला अभी भी हो रहा है, कुछ नहीं हुआ इसके खिलाफ। मुझे सवाल है ना, राधा रमन जी सवाल आपसे था। एक्चुअली जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं ये हमारा एक नामहट सेंटर है, ये ऑलरेडी बंद हो गया है। कल वहां पर क्या हुआ कि एक भीड़ इकट्ठी हुई और वो डिमांड करने लगे कि हम 4-5 घंटे का समय देते हैं और इसको सेंटर को बंद किया जाए। तो फिर उसके बाद में फॉर्चुनेटली पुलिस आ गई और जो अंदर भक्त थे, ब्रह्मचारी थे, उनको निकाल कर वो लोग लेके गए और फिर भीड़ ने बोर्ड को हटा दिया और उसको सेंटर को बंद करा दिया। और भी जैसे वो आप बता रहे थे कि वो जो दूसरे जगह सेंटर में भी 24 घंटे का बंद करने का धमकी दी है। तो ऐसी बातें एक्चुअली और बढ़ गई हैं और ये दुखद है कि जब वहाँ की इंटरिम गवर्नमेंट के खुद एजी बोल रहे हैं कि इस्कॉन फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो ग्राउंड में जो ये लोग हैं, मौलवादी लोग हैं, वो इस तरह की हरकतें करना शुरू कर रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर बांग्लादेश गवर्नमेंट इस्कॉन के साथ खड़ा रहता है इस डिफिकल्ट समय में, जो माइनॉरिटीज के साथ में खड़ा रहता, तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा है कि सरकार तवज्जो दे रही है इस तरह की घटनाओं पर। इस्लाम साहब, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण अनफॉर्चुनेट पहलू इस पूरी खबर का यही है। इस इस्कॉन मंदिर जिसकी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, पहले बोर्ड वहां से हटाया जाता है, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाता है और फिर इस्कॉन मंदिर को बंद कर दिया जाता है और सरकार चुपचाप बैठी हुई है। मतलब बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है इस तरह के एलिमेंट्स को। इस्लाम साहब, आवाज मिल रही है आपको? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हाजी खान साहब, किस तरह से आप देखेंगे? अभी अभी हमें इस्कॉन मंदिर के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि न सिर्फ धमकाया गया बल्कि इस मंदिर को बंद भी करवा दिया गया, उसके बावजूद भी सरकार की चुप्पी। देखिए समीर साहब, यूनिस साहब जो है नोबेल पुरस्कार हासिल करे हुए व्यक्ति हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वहाँ माइनॉरिटी का मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, ये सब इबादत की जगह होती हैं, चाहे वो किसी मज़हब की हो। और अगर सरकार वहाँ नाकाम होती है और वो मंदिरों को अगर नहीं रोकती है, उन लोगों को जो मंदिरों के खिलाफ या मस्जिदों के खिलाफ करते हैं, तो वो निकम्मी सरकारें होती हैं। वो अपने मुल्क के संविधान के साथ भी नहीं होती और वो अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाती। मैं दुनिया के कई राइटर्स को देख रहा था, अंग्रेज़, वो कहते हैं कि जिस मुल्क में भी मज़हब का नशा पिलाया जाता है, चाहे वो बांग्लादेश हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, वो मुल्क तबाही की तरफ जाते हैं। हमारे मुल्क का कोई भी नागरिक या बांग्लादेश का कोई भी नागरिक, चाहे वो किसी मज़हब का मानने वाला हो, वो राष्ट्र हित की बात करने वाला होता है, राष्ट्र का नागरिक होता है। तो सही बात है। इस्लाम खालिक साहब, अब आवाज आ रही है आपको? जवाब दे दीजिए जरा, हो क्या रहा है? इस्कॉन मंदिर का पहले बोर्ड हटवाया जाता है और उसके बाद इस्कॉन मंदिर को बंद कर दिया जाता है, उसके बावजूद भी सरकार ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, चुप्पी साध रखी है। देखिए, सरकार उनकी तख्त संभालने के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी करते हुए आए हैं, मगर जो आम मेजॉरिटी है वो इस्कॉन के इस सिचुएशन के बारे में देवर अवेयर। बट अब बांग्लादेश का सिचुएशन जो है, इस सिचुएशन पे आम जो पीपल है, दे कैन मूव फॉरवर्ड बिकॉज
मतलब They also सरकार make the ने same जमात के सामने सरेंडर कर दिया है ना पूरी तरह से। ये जमात अकेले जमात को कैसे दोषारोप कर सकते हैं कि इसके विरोध में जब एक लॉयर को मार दिया गया हमारा चिरांग की जो कोर्ट यार्ड पे है, इसके बाद जनरल जो स्टूडेंट्स मूवमेंट किया था वो अरे भाई फिर सवाल यही है ना, फिर दोष किसका है? सरकार का नहीं, जमात का नहीं, दोष किसका है? फिर हो तो रही हैं ये सारी एक्टिविटीज बांग्लादेश के अंदर और लगातार हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया।